हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी को यानी कि निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के कारण हम ऑफलाइन क्लासेज से दूर रह पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जितना सहयोग बच्चों आपने ऑफलाइन क्लासेज के माध्यम से दिया, तो उतना ही प्यार एवं सहयोग है ऑनलाइन क्लासेज पे भी बनाए रखेंगे। आपका अपना चैनल जीके बाई राजवीर सर, उसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। आप लोगों को जैसे पता है कि हिंदी हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं देखने को मिलते हैं, और हिंदी से अगर हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो हम यानी कि सिलेबस में हिंदी तो हमारा सबसे आसान सब्जेक्ट भी तो मान सकते हैं नाम, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, सीखा हुआ है। सभी सब्जेक्टों के अंदर बात करें तो हिंदी में हम अच्छी तरह से अपने नंबरों को गेन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। पूरे के पूरे नंबर लेते हुए हमें हिंदी के अंदर आगे बढ़ना होगा। जैसा आपको पता है कि एचटेट की बात करें, सीटेट की बात करें, केवीएस की बात करें, एनवीएस की बात करें, राजस्थान के अंदर बात करें, यूपी के अंदर बात करें या एचएसएससी के अकॉर्डिंग बात करें, तो हिंदी तो पूछी जाती ही जाती है। तो एक भी नंबर हमारा हिंदी से नहीं कटना चाहिए। आप लोगों की डिमांड पर मैं हिंदी की शुरुआत कर रहा हूँ। ये हिंदी का अपना एक प्रथम यानी कि बेसिक लेक्चर है, जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हिंदी का सबसे यानी कि बेस टॉपिक बनता है हमारा क्या? वर्णमाला। बेटा क्या बनता है? वर्णमाला। तो इस संदर्भ में हम पूछेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, भाषा भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है, यानी कि भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। अब क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है आपसे, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सार्थक इकाई बेटा वाक्य कहलाती है। अब क्वेश्चन यहां से देखो कैसे एग्जामिनर हमसे यानी कि अलग वे से क्वेश्चंस पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। समझ रहे हो? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या अगर आपसे पूछता है कि वाक्य से सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अलग अलग आंसर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, यानी कि भाषा से की सार्थक इकाई तो वाक्य है और वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, पदबंध से छोटी इकाई पद है, और पद से छोटी इकाई अक्षर है, और सबसे छोटी इकाई वर्ण अर्थात ध्वनि है। अब ध्वनि भी व्याकरणिक दृष्टि से टू टाइप की हो सकती है, एक सार्थक ध्वनि, एक निरर्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि कौन सी होती है? जिसका कोई अर्थ निकलता है, जैसे मैं कहता हूं कै या मैं कहता हूं मैं, तो ये हमारी सार्थक है। तो ध्वनि तो हमारी ये भी हो सकती है ना, क्या ये सार्थक है? नहीं है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि अर्थात वर्ण है, लेकिन वाक्य की सबसे छोटी इकाई पूछता है तो यानी कि वो लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं एग्जाम्पल के तहत। जैसे हमने एक वर्ड लिया राम। राम के अंदर अक्षरों की संख्या पूछी जाती है तो आंसर अलग होगा, वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो आपका आंसर क्या होगा? अलग होगा। राम के अंदर वर्ण कितने हैं, अक्षर कितने हैं? अक्षर यानी कि रा धन में 2 हो गए ना बेटा? हाँ, तो अक्षरों की संख्या 2 है और वर्णों की संख्या क्या है? रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। तो यानी कि वर्णों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। यहां से एक डेफिनेशन निकलाई है कि प्राथमिक लिखित स्वरूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। प्राथमिक लिखित स्वरूप क्या कहलाता है बेटा? वर्ण कहलाता है। अर्थात साधारण शब्दों में हमने यानी कि डेफिनेशन देखी है कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके और खंड न किए जा सके। बात एक ही है, तो ध्यान रखना है प्राथमिक लिखित स्वरूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि शब्द वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे सार्थक शब्द जोड़ने से ही सार्थकता आई है। जैसे वर्ड क्या है हमारा? कै जमा में मैं जमा में ले कमल। क्या बन गया? कमल। कमल क्या सार्थक है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। अब इन्हीं वर्णों को हम जोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने जोड़ा मैं धन कै जमा में ले, क्या ये सार्थक हुआ? नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये सार्थक नहीं है। हम इन्हीं अल्फाबेट जैसे ले जमा में कै जमा में मैं लकम, क्या ये सार्थक कह सकते हो आप? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका भी शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है। इन्हीं अल्फाबेटों को लेते हैं कै जमा में ले जमा में मैं, तो क्या इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। तो यानी कि शाब्दिक अर्थ निकलने के कारण ही तो शब्द कहा जा सकता है। तो शब्द वही है जिसका वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, अर्थात जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा शब्द की डेफिनेशन हुई। अब देखो वर्णों की संख्या के संदर्भ में क्वेश्चन हमारे देखने को मिलता है। तो वर्णों की संख्या वर्णमाला के अंदर कितनी बताई गई है? 52 बताई गई है। ये 52 किस किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कि अलग अलग वे से भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पूछेगा कि स्वरों की संख्या। तो हमने पढ़ा कि वर्णों की कुल संख्या 52 है, 52 है, जिसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अयोगवा कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, अन्य वर्ण कितने हैं, इनसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है और मिलता भी है। तो स्वरों की संख्या 11 है, स्वरों की संख्या 13 भी है, लेकिन उस संदर्भ में हम आगे बात करेंगे कि दो और कौन से मिलाते हुए 13 भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 11 के संदर्भ में कैसी लैंग्वेज होगी और 13 के संदर्भ में कैसी लैंग्वेज होगी। व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। अगर बात करें हम अयोगवा की संख्या बेटा कितनी है? 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है और अन्य वर्ण 2, यानी कि कौन कौन से हैं? डे और ढे। अब डे और ढे से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सबसे पहले बात करें डे और ढे की। डे और ढे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डे और ढे को उत्क्षिप्त या विक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन हमारा ऐसे देखने को मिल जाता है कि ऐसे वर्ण जिनकी यानी कि किसी शब्द की शुरुआत नहीं की जा सकती, तो डे और डे है, इनसे कोई भी शब्द है वो शुरू नहीं हो सकता। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने बताए गए बेटा? 2 बताए गए हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। हम डेफिनेशन छोटे छोटे शब्दों के तहत हम डेफिनेशन को कवर करेंगे। स्वर वे होते हैं जिनको स्वतंत्र कहा गया है, यानी कि इनको अन्य वर्ण की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, यानी कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है। तो ध्यान रखना, इनको स्वतंत्र कहा गया है। जबकि व्यंजन है उनको स्वतंत्र नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया है? यानी कि व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? जैसे हम मान लो किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उस व्यंजन के अंदर स्वर तो इंक्लूड है ही है। जैसे हम कै है, कै के अंदर हमारा क्या है? ए स्वर भी मिला हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण के अंदर स्वर इंक्लूड होते ही होते हैं। वो पॉइंट हमें ध्यान रखना। अब देखो 11 और 13 जैसे हमने ऊपर बात की, 11 और 13 के संदर्भ में कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है? पूछेगा आपसे उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, तो आंसर होगा बेटा कितना? 11। ए से लेकर औ तक स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो उच्चारण की दृष्टि से है ये। लेकिन आपसे पूछता है कि परंपरागत दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। इसके अंदर अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग और ए है वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो स्वरों की संख्या 11 + 2 होते हुए कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। देखो मैंने कहा कि लैंग्वेज चेंज करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसने पूछा कि मूल भाषा की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तो तब भी आंसर हमारा कितना होगा? 13 ही होगा। तो मूल भाषा की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी? 13 है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या बेटा कितनी है? 11 है। अब बात करते हैं कि जो हमारे स्वर हैं, इन स्वर को भी 3 कैटेगरी के अंदर यानी कि बांटा गया है। 3 कैटेगराइज इनको कर दिया गया है। सबसे पहले बात करें नंबर 1 की हर्षव स्वर। हर्षव स्वर को ही क्या कहा गया है? अलप स्वर कहा गया है। अलप को ही क्या कहा जाता है बेटा? लघु कहा जाता है या छोटा स्वर कहा जाता है। कैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे, ध्यान रखना है, इनमें से क्वेश्चंस पूछ लेता है। हर्षव स्वर, अल्प स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर एक ही बात है। जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी संख्या है? 4 है। कौन कौन से हैं? ए, छोटी ई, उ,
और री, इनको मिलाते हुए संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। इन चारों को ही मूल स्वर कहा गया है। आपसे पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। आपका क्वेश्चन क्लियर है। इनको मूल स्वर कहा गया है तो इसका उपनाम फिर ये कि मूल स्वर भी तो कह सकते हैं इनको, और इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा गया है। एक मात्रिक स्वर इनको क्यों कहा गया है? कि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको एक मात्रिक स्वर कह दिया गया है। दूसरा पॉइंट हम पूछते हैं दीर्घ स्वर के संदर्भ में। दीर्घ स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है या इनकी संख्या कितनी है, तो वो भी क्वेश्चंस देखने को हमें मिल सकता है। दीर्घ स्वर को यानी कि द्विमात्रिक शब्द भी कहा गया है, क्योंकि इनके बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या पूछी जाती है तो बेटा कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार मिलाते हुए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। ध्यान रखना है इस पॉइंट का। तीसरा प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक भी कहा गया है, त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या के संदर्भ में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चंस कैसे बनता है कि जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम शब्द का, किसका करते हैं? ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओम, तो एक जगह पर हमारी क्या है? स्वर तंत्रियों द्वारा ज्यादा रुकना पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं ओम। या खच्चाक, इसमें यानी कि कहां पर हमारे स्वर तंत्रियों द्वारा ज्यादा रुकना पड़ा? आक। जैसे हम किसी भी संदर्भ में आवाज लगाते हैं किसी को, जैसे राम, तो आ की उच्चारण में हमें यानी कि ज्यादा रुकना पड़ रहा है, तो वहां हम कौन सा प्लुत स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। बात करें हम संयुक्त स्वरों की। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। एक पॉइंट ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अयोगवा। अयोगवा की संख्या 2 है। कौन कौन से है? अनुस्वार और विसर्ग, अंग और ए। बात करें हम इसको शब्द को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ए प्लस योग प्लस वा, ए प्लस योग प्लस वा, यानी कि ए यानी स्वरों के साथ प्रयोग। ए क्या है? स्वर है, तो स्वरों के साथ प्रयोग, यानी कि जबकि व्यंजनों के संग प्रयोग इसका नहीं होता, तो स्वरों के साथ प्रयोग होने के कारण इसको नाम दिया गया अयोगवा। देखो क्वेश्चन हमारा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मूलतः ये स्वर नहीं है, परंतु स्वरों के समान मात्राएं लगती हैं, इनकी अपनी मात्राएं होती हैं, जो कि जैसा कि स्वरों में ही देखने को हमें मिलता है। इनकी गिनती स्वरों के बाद में की जाती है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि अयोगवा की गिनती स्वरों के बाद में की जाती है। बात करें हम स्वरों के मात्राओं के संदर्भ में, ऐसा स्वर जिसकी मात्रा नहीं होती, क्या कोई है? बिल्कुल है। कौन सा है? ए है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा क्या होती है? व्यंजन के साथ जुड़े स्वरों के चिन्हों को ही तो मात्रा कहा गया बेटा। क्या कहा गया है? व्यंजन के साथ जुड़े स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहा जाता है, कहा गया है। अब बात करते हैं व्यंजन की। किसकी भैया? व्यंजन की। व्यंजन को भी अलग अलग वे से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले बात करें हम स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बेटा? 25 है। कहां से कहां तक? कै से लेते हुए मैं तक। हिंदी के अंदर यानी कि वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। कै से लेकर कै, चे, टे, ते, पे, यानी कि 5 × 5 कितनी संख्या हो जाती है? 25 हो जाती है, जिन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, वे। अब इनको अंतस्थ क्यों कहा गया है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अंतस्थ इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरी वायु अंदर से निकलने के कारण इनको अंतस्थ कहा गया है। इनका उच्चारण यानी कि अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच का माना गया है, इसीलिए अंतस्थ भी इनको कहा जाता है। बात करें हम उष्म व्यंजन की या उष्ण व्यंजन की, तो इनकी संख्या भी तो कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? से और है।
से और है। संख्या कितनी? 4। देखो बेटा, बात करेंगे हम, ये से कौन सा से है, ये से कौन सा से है, ये से कौन सा से है। आमतौर पर हमने यानी कि छोटी क्लासों में पढ़ा है, अब तक हम उनका उच्चारण करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम यानी कि छोटे बच्चे न रहे हैं, बड़े बच्चे हैं। ध्यान रखना है, मैं आपको छोटे बच्चों से यानी कि रिलेट कर रहा हूँ। आपने से जी बोला जी, कौन सा? शलगम वाला से षटकोण वाला से सपेरा वाला से। नहीं नहीं नहीं, अब उच्चारण हमारे परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे हम उनका आंसर नहीं दे सकते। अगर पूछा जाता है कि ये से कौन सा है, तो इस से को हम बोलेंगे तालव्य। ये से कौन सा है, इसको बोलेंगे बेटा हम मूर्धन्य। और ये से कौन सा है, इसको बोलेंगे हम दंत्य। देखिए, इनका तो उच्चारण स्थान के आधार पर एक हमारा टॉपिक बनता है उच्चारण स्थान का, बड़ी अच्छी तरह से कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा उसमें से, तो ध्यान रखना है, वहां पर सब बातों को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बात ध्यान देने योग्य है, देखो, चाहे तो हम नोट बनाते हुए भी इसको यानी कि पढ़ सकते हैं। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। रे को लुंठित या परकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। क्वेश्चंस बनेगा कि लुंठित व्यंजन के नाम से किसे जाना जाता है, तो यानी कि रे को। या परकंपित व्यंजन को किसे जाना जाता है, रे को। या परकंपित इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीवा द्वारा सबसे ज्यादा कंपन होता है, परकंपित होती है, कांपती है, इसीलिए इसको रे को लुंठित या परकंपित व्यंजन कहा गया है। और ले को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चंस देखने को ऐसे मिल सकता है कि अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, ये और वे को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपसे पूछता है, तो संख्या हो जाएगी 4। कौन कौन से हैं? अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। इनको संयुक्त क्यों कहा गया है? संयुक्त इसलिए कहा गया कि इन व्यंजनों के अंदर 2 व्यंजनों का मेल है। अरे व्यंजनों का मेल होने के कारण ही तो किसी भी चीज में यानी कि संयुक्त भी तो कहा जाएगा। हम कहते हैं कि संयुक्त परिवार, उसके अंदर यानी कि सारा परिवार, चाचा चाची, ताता ताऊ, दादा दादी, ये सभी साथ रहते हैं, तो उसको संयुक्त कहा गया। तो इसके अंदर यानी कि अन्य किसी व्यंजन का मेल होने के कारण संयुक्त कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। यहां से क्वेश्चन टीचिंग जैसे जेबीटी वगैरह, बीएड वगैरह, सीटेट जो भी हैं, उनके अंदर आराम से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। पीजीटी लेवल तक में भी देखने को क्वेश्चंस मिलता है। अक्षय के अंदर कौन कौन से यानी कि व्यंजन इसके अंदर मिले हुए हैं, तो ध्यान रखना है क प्लस से। कौन सा से है? ये मूर्धन्य है। ध्यान रखना है कौन सा है? मूर्धन्य है। अब तो क प्लस से ऐसे दे दिया जाता है तो भी हमारा आंसर ठीक होगा, लेकिन इसके संदर्भ में ए को भी अलग करते हुए देने लगे हैं, तो क प्लस से प्लस ए, तो हमारा क्या बन जाता है? अक्षय बन जाता है। और त्रय है, त्रय के अंदर और कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं? तय प्लस रे प्लस हमारा ए, स्वर तो ये इंक्लूड होता ही होता है, ध्यान रखना है। ऐसे पूछा जाए, ये कम पूछा जाता है, बाकी 3 आसानी से पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। ज्ञ के अंदर जय प्लस ये प्लस ए, ज्ञ बना। श्रय के अंदर शय प्लस रे प्लस ए बना। शय कौन सा? तालव्य। कौन सा है? ये तालव्य है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चंस देखने को ऐसे भी मिला है, ऐसे व्यंजन जिन्हें स्वतंत्र व्यंजन नहीं कहा जा सकता, उनकी संख्या कितनी है? तो 4 है, क्योंकि स्वतंत्र तो है नहीं। स्वतंत्र तो होते तो अकेले व्यंजन होते, तो इसके अंदर तो यानी कि क्या है? अलग व्यंजन भी मिला हुआ, इसलिए तो संयुक्त व्यंजन कहा गया है। बात करें हम द्वित्व व्यंजन की। किसकी? द्वित्व व्यंजन की। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? 2 समान व्यंजनों के योग से बना व्यंजन। 2 समान व्यंजनों के योग से बना व्यंजन क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे बच्चा, तो इसके अंदर च डबल हो रहा है, तो ध्यान रखना। मक्का, क डबल हो रहा है, वो पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। अगर बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, छल्ला, इसके अंदर भी यानी कि लय डबल हो रहा है। दिल्ली, इसके अंदर भी लय डबल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन, संपृक्त व्यंजन। बेटा पीजीटी लेवल तक के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। संपृक्त व्यंजन क्या होता है?
कोई हाफ वर्ण अपने परिवार में मिले उसे हम क्या कहते हैं, संपृक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं, बै, न। अब देखना हाफ वर्ण क्या है, मैं है, और किस परिवार में मिल रहा है, बै के अंदर, यानी कि पै परिवार, पै, फै, बै, भै, मैं, उसी में तो मिल रहा है ना। तो ध्यान रखना है कोई हाफ वर्ण अपने परिवार में मिले वहां पर कौन सा संपृक्त व्यंजन हो जाता है। अब हम बात कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है, अमानक वर्ण हमारी वर्णमाला में किसे माना जाता है। अमानक जो यानी कि मानक व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है, तो झ है, अमानक वर्ण है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि झ हम पहले ऐसे भी तो देखते थे ना, ये अमानक है, ये अब मानक है। तो ध्यान रखना है अमानक वर्ण कौन सा है, झ है, ये पूछा जाता है तो है, और ये हमारा क्या है, मानक मान लिया गया है। वेल स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक को यहीं कवर करते हैं, और नेक्स्ट टाइम पे इससे आगे बचा हुआ जो जहाँ से क्वेश्चन से ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं उनको यानी कि कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरे को ये बताना है अच्छी लग रही है तो मैं वीडियो इसी लेवल की और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।